कचौड़ीपुर नाम का एक गांव था जिसके बीचों बीच एक नदी बहती थी। गांव के कुछ घर नदी के इस पार और कुछ उस पार बसे हुए थे। गांव में रसमोली और विनीता नाम की दो सहेलियां रहती थी। रसमोली का घर नदी के इस तरफ और विनीता का घर नदी के उस तरफ था। दोनों रोजाना सुबह नदी में तैरने आती थीं। तैरने के बाद वे गन्ने के खेतों में जाकर गन्ने खाती और बातें करती। जगतपुर वाले लड़के से मेरी शादी की बात फेल हो गई। वो बुलेट मोटरसाइकिल मांग रहा था, लेकिन मेरे पापा हीरो होंडा देने को कह रहे थे। आजकल के लड़कों का दिमाग खराब हो गया है। फिल्म में हीरो के पास जो मोटरसाइकिल देख लेते हैं वही मोटरसाइकिल मांगते हैं। मैंने तो अपने पापा से मना कर दिया है कि जो भी लड़का मोटरसाइकिल मांगे उससे शादी की बात करना ही मत। एक दिन जब रसमौली और विनीता गन्ने के खेतों से वापस नदी पर लौटे तो उन्होंने देखा नदी के किनारे एक मगरमच्छ घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। मगरमच्छ की पीठ में चाकू घुसा हुआ था। रसमौली को मगरमच्छ पर बहुत दया आई। विनीता, चलो चलकर उस मगरमच्छ की मदद करते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? वो हमें खा जाएगा। वैसे भी आज बहुत देर हो गई है। मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी। मैं चलती हूँ। विनीता नदी पार करके अपने घर चली गई। रसमौली भी अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उससे मगरमच्छ का दर्द देखा नहीं गया। वो मगरमच्छ के पास गई। मेरी मदद करो, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। मेरी पीठ से चाकू निकाल दो और मेरे घाव पर पट्टी कर दो। मेरी मदद करो। क्या तुम बोलते भी हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। पहले तुम मेरी पीठ से चाकू निकालो, फिर मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। रसमौली ने मगरमच्छ की पीठ से चाकू निकाला और उस पर पट्टी बांधी। मेरा नाम खजूरदास है। प्यार से तुम मुझे खजूरा बुला सकती हो। मैं पहले एक सामान्य इंसान था। एक दिन मैंने जंगल में रहने वाले फिरंगी जादूगर का बकरा चुरा कर खा लिया था। गुस्से में उस जादूगर ने मुझे मगरमच्छ बना दिया। सूरज की रोशनी में मैं मगरमच्छ रहता हूँ, लेकिन रात होते ही मैं अपने असली इंसानी रूप में आ जाता हूँ। तुम्हें चाकू किसने मारा? कुछ मछुआरे मुझे पकड़कर और मुझे काट पीट कर बेच देना चाहते थे। रसमौली ने मगरमच्छ को एक गुप्त स्थान दिखाया जहाँ वो आराम से इंसानी पहुँच से दूर रह सकता था। रात में जब खजूरा इंसानी रूप में आ जाता तो रसमौली उसके लिए खाना लेकर जाती। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं जीवित नहीं बच पाता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें मेरे घर चलकर मेरे पिताजी से बात करनी होगी। पता नहीं वो एक मगरमच्छ से मेरी शादी करने के लिए राजी होंगे या नहीं। खजूरा एक रात रसमौली के साथ उसके घर गया और उसने रसमौली के पिताजी को सारी बात बताई। अगर तुम दिन में मगरमच्छ बने रहोगे तो काम धंधा कैसे करोगे? नदी में बहुत कुछ बहकर आता है। मैं नदी के अंदर से जरूरी सामान इकट्ठा करके ला सकता हूँ और मछलियाँ पकड़कर भी ला सकता हूँ। रसमौली नदी के अंदर से लाए गए सामान को बेच आएगी और इस तरह हम लोग अपना खर्च चला लेंगे। रसमौली और खजूरा की शादी हो गई। पूरा गांव एक लड़की और मगरमच्छ की शादी देखने के लिए इकट्ठा हुआ। शादी के बाद रसमौली अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गई। अब वह विनीता से मिलने नहीं जाती थी। रसमौली नदी पर भी जाती तो अपने मगरमच्छ पति की पीठ पर बैठकर सैर का आनंद लेती। खजूरा नदी के अंदर से कभी कभी कीमती सोने की चीजें भी ढूंढ कर लाता था। उधर विनीता की शादी तय नहीं हो पा रही थी। जिस भी घर से विनीता की बात चलती, कभी विनीता की कम लंबाई तो कभी दहेज के कारण शादी तय नहीं हो पाती। विनीता जब रसमौली को खजूरा के साथ मौज मस्ती करते देखती तो उसे बहुत जलन होती। काश रसमौली की जगह खजूरा मुझे मिला होता तो आज रसमौली को जो खुशियाँ मिल रही है वो मुझे मिली होती। खजूरा जब मगरमच्छ है तो रसमौली को भी कोई जानवर बनना चाहिए, तब तो दोनों की जोड़ी परफेक्ट होगी। विनीता उस जादूगर को ढूंढने निकली जिसने खजूरा को मगरमच्छ बनाया था। काफी पूछताछ के बाद
उसे फिरंगी जादूगर का पता चल गया। फिरंगी जादूगर अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। विनीता ने जादूगर के पास जाकर कहा, तुमने खजूरा नाम के जिस लड़के को मगरमच्छ बनाया था, वो शादीशुदा जीवन बिताकर बहुत मौज मस्ती कर रहा है। मैं खजूरा और उसकी पत्नी का मजाक खराब करना चाहती हूँ। क्या तुम उसकी पत्नी को छिपकली बना सकते हो? नहीं, उस लड़के को मैंने गुस्से में मगरमच्छ बना दिया था। दोबारा उससे कभी मुलाकात नहीं हो पाई। अगर दोबारा वो मुझसे मिलता तो मैं उसे वापस इंसान बना देता। मैं उसे पहले ही काफी तकलीफ दे चुका हूँ, इसलिए अब और उसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा। विनीता को जादूगर की बातें सुनकर बहुत निराशा हुई। वो जादूगर के घर से बाहर आ गई, लेकिन छुपकर खिड़की से जादूगर के घर रखा सामान देखने लगी। उसने देखा कि जादूगर के पास एक डंडा है। डंडे को जमीन में 3 बार ठोककर वह किसी भी चीज का रूप बदल देता है। जादूगर जब बाथरूम में चला गया तो विनीता चुपके से उसके घर में घुसी और उसका डंडा उठा लाई। डंडा लेकर वह सीधे रसमोली के घर पहुंची। आओ विनीता, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? तुम्हें तो मेरी याद आती नहीं, तो मैं ही तुम्हारे पास चली आई। विनीता ने 3 बार डंडा जमीन पर मारा और बोली, रसमोली को छिपकली बना दे। रसमोली छिपकली नहीं बनी, लेकिन विनीता छिपकली बन गई। अरे ये क्या हो गया? रसमोली को छिपकली बनना चाहिए था, मैं कैसे छिपकली बन गई? पीछे से फिरंगी जादूगर वहाँ पहुँचा। मेरा डंडा सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। यदि कोई व्यक्ति इसे चुरा कर इस्तेमाल करता है तो इसका जादू उस पर असर दिखाता है। खैर, अच्छा हुआ कि इसी बहाने मैं खजूरा के पास पहुँच गया। जादूगर ने खजूरा को वापस इंसान बना दिया। खजूरा, अब दिन हो या रात तुम इंसान ही रहोगे। लेकिन तुम शैतान लड़की, तुमने मेरी जादुई डंडे का गलत इस्तेमाल करना चाहा, इसलिए अब तुम 3 साल छिपकली बनकर ही सजा काटोगी। और 3 साल बाद मैं जिंदा रहा तभी तुम ठीक हो पाओगी। इस तरह प्रेम से भरी रसमोली को एक अच्छा जीवन मिला। वहीं नफरत से भरी विनीता को छिपकली के रूप में सजा काटनी पड़ी। राजस्थान के एक गांव में बिरजू नाम का गरीब आदमी रहता था। बिरजू के पास एक ऊँटनी थी, जिससे वो गांव में आने वाले टूरिस्ट को रेगिस्तान घुमाता था। बिरजू की ऊँटनी दूध भी देती थी। बिरजू का परिवार दूध से रोटियां खाकर अपना पेट भरता था। बिरजू की 2 बेटियां थीं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी थी और दूसरी बेटी संगीता भी शादी के लायक हो चुकी थी। बिरजू ने अपनी पहली बेटी की शादी में गांव के एक बड़े किसान सूर्या से 1 लाख रुपए का कर्ज उधार लिया था। सूर्या अक्सर बिरजू और उसकी बेटी को पैसे वापस देने के लिए धमकाता था। पापा, आज सूर्या ने फिर मुझे सड़क के बीचों बीच रोक लिया और मुझसे पैसे या शादी करने के लिए कहने लगा। मैं अभी जाकर सूर्या से बात करता हूँ। सूर्या, मैंने तुमसे पैसे उधार लिए थे। मेरी बेटी का उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम उसे रास्ते में मत रोका करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, बस संगीता की शादी मुझसे करा दो। तुम्हारे सारे कर्ज मैं माफ कर दूंगा। देखो, तुम पहले से ही शादीशुदा हो और तुम्हारी उम्र संगीता से बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता। तुम्हारे पास सिर्फ इन गर्मियों का वक्त है बिरजू। या तो तुम मेरा पैसा मुझे वापस कर दो या फिर तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी होगी। तुम जानते हो, कोई भी गांव वाला मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाला। सूर्या की धमकी सुनकर बिरजू बहुत परेशान रहने लगा। पैसे इकट्ठे करने के लिए उसने दिन में टूरिस्ट घुमाने के साथ साथ रात में रखवाली का काम भी किया। दिन रात काम करने के बाद गर्मियों के अंत में बिरजू के पास सिर्फ 50,000 रुपए ही इकट्ठे हो पाए। लेकिन एक और मुसीबत आ पड़ी। बिरजू दिन रात काम करने के कारण बीमार पड़ गया। जो पैसे इकट्ठे हो पाए थे वो भी बिरजू को ठीक करने में खर्च हो गए। बेटी,
तुम अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी के घर भाग जाओ, मैं भी कहीं भाग जाता हूं। सूर्या ने अगर तुम्हें देख लिया तो वो तुमसे जबरदस्ती शादी कर लेगा। हमारे पास इस गांव से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ऊँटनी बेचकर बिरजू ने अपनी पत्नी और बेटी को कुछ पैसे दिए और उन्हें विदा करके बिरजू खुद रेगिस्तान की तरफ चला गया। रेगिस्तान में बिरजू को एक ऊँट मिला जो गर्दन तक रेत में दबा हुआ था। बिरजू ने रेत हटाकर ऊँट को बाहर निकाला और अपना पानी ऊँट को पीने के लिए दिया। पानी पीने के बाद उस ऊँट के मुंह से ढेर सारे 500 के नोट निकले। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? बिरजू ने जल्दी से कुछ और पानी का इंतजाम किया और ऊँट को पानी पिलाया। ऊँट ने पानी पीने के बाद फिर से 500 रुपए के नोट देने शुरू कर दिए। इस तरह रात भर में ही 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। लगता है ये ऊँट पानी पीने के बाद अपने मुंह से नोट उगलता है। अब मैं सम्मान के साथ गांव जा सकता हूँ। बिरजू गांव पहुंचा और उसने सूर्या के पैसे वापस लौटा दिए। लो सूर्या, अपने 1 लाख और मेरी बेटी से शादी करने का ख्वाब देखना भी बंद कर दो। बिरजू ने अपनी बेटी और पत्नी को वापस गांव बुला लिया और एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। सूर्या को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि बिरजू उसे पैसे वापस कर गया। आखिर बिरजू के पास इतने पैसे आए कहां से? सूर्या ने गांव वालों से पूछताछ की तो उसे पता चल गया कि बिरजू के पास एक ऊँट है जिसे पानी पिलाओ तो वो अपने मुंह से पैसे देता है। सूर्या ने एक रात खुद बिरजू के घर में झांककर ऊँट को नोट उगलते देख लिया। अगर ये ऊँट बिरजू को इसी तरह 500 के नोट देता रहा तो जल्द ही बिरजू मुझसे भी अमीर बन जाएगा। फिर गांव के लोग उसी को सम्मान दिया करेंगे। मुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं। मुझे किसी तरह ऊँट को हासिल करना होगा। सूर्या अगले दिन बिरजू के घर पहुंचा और बोला, बिरजू भाई, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। जरूरत पड़ने पर तुम्हारी बेटी की शादी में मैंने तुम्हारी मदद की थी। इसी उम्मीद से मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मेरी मदद करो। बस एक दिन के लिए मुझे ये ऊँट दे दो। कल मैं तुम्हें तुम्हारा ऊँट वापस लौटा दूंगा। बिरजू एक दयालु आदमी था। उसने सूर्या पर विश्वास कर लिया और एक दिन के लिए अपना ऊँट सूर्या को दे दिया। सूर्या जल्दी से ऊँट को अपने घर लेकर पहुंचा और उसने सभी नौकरों को आदेश दिया कि पैसे देने वाले ऊँट जैसा ही दूसरा ऊँट गांव में ढूंढ निकाला जाए। नौकरों ने पैसे देने वाले ऊँट की कद काठी का एक ऊँट ढूंढ लिया। अगले दिन सूर्या ने वो ऊँट बिरजू को सौंप दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बिरजू भाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बिरजू ने जब शाम को ऊँट को पानी पिलाया तो उसने अपने मुंह से कोई पैसा बाहर नहीं निकाला। बिरजू तुरंत सूर्या के पास पहुंचा। सूर्या, तुमने मुझे जो ऊँट दिया है उसके मुंह से पैसे बाहर नहीं निकल रहे। कहीं तुमने मुझे नकली ऊँट तो नहीं दे दिया? मैंने तुम्हें वही ऊँट दिया है जो तुमने मुझे दिया था। अब उसके मुंह से नोट नहीं निकल रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? हो सकता है उसके पेट में जितने नोट थे वो सब निकल चुके हो। बिरजू निराश होकर घर लौट आया। सूर्या ने असली पैसे देने वाले ऊँट को अपने घर के सबसे अंदर वाले हिस्से में छुपा रखा था। ऊँट को ढेर सारा पानी पिलाओ। आज ही मैं इसके मुंह से इतना पैसा उगलवा लूंगा जो जिंदगी भर के लिए काफी हो। ऊँट के सामने पानी रखा गया, लेकिन ऊँट ने पानी नहीं पिया।
मेरे सामने नखरे नहीं चलेंगे। जल्दी से पानी पियो और पैसे उगलो। सूर्या के काफी देर कहने के बाद भी ऊंट ने पानी नहीं पिया। तब सूर्या ने एक लोहे का भाला ऊंट की पीठ में चुभोना शुरू कर दिया। ऊंट की आंखें गुस्से से भर गईं और उसका आकार बढ़ने लगा। ऊंट का आकार इतना बढ़ गया कि सूर्या का पूरा घर टूट गया। पहाड़ जैसा ऊंट देखने पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पापा, वो देखो, सूर्या के घर क्या हो रहा है? मुझे लगता है वही हमारा पैसे देने वाला ऊंट है। क्या कहता है सूर्या? क्या मैं तुझे लात मारकर मरुस्थल में फेंक दूं? नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी पेट में भाला नहीं चुभोना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। आज मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर आज के बाद तूने कभी भी मुझे या गांव के किसी और आदमी को परेशान किया तो तुझे हमेशा के लिए थार मरुस्थल में फेंक दूंगा, समझ गया? ऊंट का आकार सामान्य हो गया और वो बिरजू के घर लौट आया। उस दिन के बाद से सूर्या ने बिरजू को कभी परेशान नहीं किया।